हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आरती कौशिक है। मैं एसपी लॉ अकेडमी से हूँ, सिद्धि विनायक लॉ अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले थे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए इस चीज़ के लिए और मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि एक बार मैम आप वीडियो बनाइए जिसमें ये पता मतलब हमें ये लग सके कि हम भी सीपीसी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सीपीसी और टीपीए ये दो सब्जेक्ट जो हैं वो स्टूडेंट्स को इजीली समझ में नहीं आते। इवन दो कुछ टीचर्स को भी मैंने ये कहते हुए सुना है कि ये चीज़ें थोड़ी टफ पड़ती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए जिसमें ये बताया जाए कि किस तरीके से आप ऑर्डर 1 से लेकर के 21 जो सीपीसी के हैं उनके टाइटल इजीली याद कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। सिर्फ आपका जो प्रैक्टिकली आप देखते हैं वो चीज़ें आपको अपने दिमाग में, अपने जहन में फिक्स करनी है, कुछ और नहीं करना है। सो गाइस, इसको पहली चीज़ तो ये कि इसको सीपीसी मत समझिए। जैसा कि हमारे दिमाग में एक डर होता है, एक कंसेप्ट होता है कि नो वी कांट डू दिस। सो गाइस, फर्स्ट थिंग आप अपना ये टाइटल चेंज कीजिए। आप क्या कहिए, आई कैन डू दिस एंड डेफिनेटली आई विल डू। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑर्डर 1 से हम क्या करते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जब भी आप किसी झगड़े को देखते हैं, जब भी आप किसी डिस्प्यूट को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि वहाँ पे एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। यहाँ कुछ भी नहीं है। ऑर्डर 21 तक केवल डिस्प्यूट के कोर्ट में पहुंचने तक के कंटेंट्स हैं, सिर्फ एलिमेंट्स। तो ऑर्डर 1 यहाँ पे देखिए, मैं ऑर्डर्स डालूंगी। यहाँ उनका टाइटल। तो बात करते हैं ऑर्डर 1 में क्या है। ऑर्डर 1 में है, जैसा कि मैंने बताया कि हम बॉटम से उठाएंगे इसको। तो डिस्प्यूट के लिए किन लोगों की जरूरत होती है? कुछ लोगों की जरूरत होती है एटलीस्ट। क्या कोई एक व्यक्ति खुद से लड़ सकता है? नेवर। तो यहाँ पे आपके पास में पार्टीज होनी चाहिए। देखिए मैं टाइटल बहुत शॉर्ट में लिखूंगी, जरूरी नहीं है मैं इसको पूरा इलैबोरेट करके लिखूं। तो यहाँ पे पार्टीज होनी चाहिए। अब देखिए पार्टीज हैं अपने पास, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक व्यक्ति का झगड़ा 4 लोगों से हो, या 4 लोगों का झगड़ा एक व्यक्ति से हो, या 4 लोगों का झगड़ा 4 लोगों से हो। तो हम इसको एक पार्टी में फिक्स नहीं कर सकते। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक ही एक हो। तो जब एक नहीं होंगे, हमने यहाँ पे शब्द क्या दिया, पार्टीज, मतलब प्लूरल फॉर्म में। पार्टीज डिफेंडेंट भी कहीं हो सकते हैं, प्लेंटिफ भी कहीं हो सकते हैं। तो वहां पे हमने एक चीज बता दी है, वो क्या है, जॉइंटर। जॉइंटर, नॉन जॉइंटर एंड मिस जॉइंटर ऑफ पार्टीज। अब देखिए जब जब मैं पार्टीज बोलूं तो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो पार्टीज का मतलब डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ बोथ। तो यहाँ पे अब ये जॉइंटर क्या चीज है? जॉइंटर का मतलब होता है कि जब कई सारी पार्टीज को हम जॉइंट करके रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के सामने या किसी भी पर्सन के सामने, तो उसको जॉइंटर कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जॉइंट करना। नॉन जॉइंटर, नॉन जॉइंटर का मतलब होता है कि किसी पार्टी को जोड़ना चाहिए था जो उससे विशेष रूप से जुड़ी हुई थी इस डिस्प्यूट से, लेकिन हमने उसे अवॉइड कर दिया, हमने उसे जोड़ा ही नहीं प्लेंटिफ के तौर पे या डिफेंडेंट के तौर पे, तो वो नॉन जॉइंटर। और मिस जॉइंटर मतलब जिसको हमने फालतू में ही ज्वाइंट कर दिया, जिसका कोई डिस्प्यूट ही नहीं है और जो उस मैटर से जुड़ा हुआ है ही नहीं। तो कोर्ट के लिए भी बहुत इनकन्वीनियंस हो जाती है, जो बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो इररिलेवेंट है। तो हमें क्या करना है, वहाँ पर रिलेवेंट लोगों को ही ज्वाइंट करना है। तो ये जब इररिलेवेंट लोग जुड़ जाते हैं पार्टीज के रूप में, तो उसको मिस जॉइंटर कहते हैं। चलिए अब अपने पास पार्टीज हो गई है, तो ऑर्डर 2 में अपन क्या करेंगे, इसमें ऑर्डर 2 में हम इसको फ्रेम कर देंगे। देखिए सिविल की एक खासियत मान लीजिए या इसका एक मेरिट मान लीजिए, सिविल में कोई भी प्रोसीजर ओरली नहीं होता। मतलब वहां पे अगर बहस भी होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन अगर वहां बहस भी होगी तो वो डेफिनेटली रिटन फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 में हम क्या करेंगे, फ्रेमिंग। अब देखिए अपनी शिकायत को ये लोग लिख के तो रखेंगे ना, तो उसके लिए फ्रेमिंग ऑफ शूट, मतलब उसको अपनी शिकायत कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे
पहले लिखना पड़ेगा, फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। तो ये फ्रेमिंग ऑफ शूट हो गया। अब उसके बाद क्योंकि सिविल की बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे वकालतनामा और वो चीज़ें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो फिर इन्होंने कह दिया कि ऑर्डर 3 यानी कि एडवोकेट्स, प्लीडर्स और एजेंट्स, जो अटॉर्नी, प्लीडर्स एंड एजेंट्स, तो ये इनके थ्रू कोर्ट में रिप्रेजेंट होगा। आप इसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करने की जगह क्या कर सकते हैं, आप इनके थ्रू इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आपका केस इजीली आगे चल पाए। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप खुद रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप उसमें खुद प्लीड कर सकते हैं। चलिए, अब जब देखिए हमारे पास पार्टीज हो गई, हमने उसका जॉइंटर, नॉन जॉइंटर, डिसजॉइंटर पढ़ लिया, उसके बाद हमने उनकी फ्रेमिंग भी करके रखी, हमने उनके कंटेंट्स लिख के रख लिए कि हमें सामने वाले से क्या प्रॉब्लम है। हमने अटॉर्नी, प्लीडर या एजेंट को भी देख लिया जो हमारे मामले को कोर्ट के सामने रखेगा। तो अब हम कोर्ट में लेके जाएंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको इंस्टीट्यूशन और शूट। अब देखिए, कभी भी आपने अगर प्लीडिंग देखी हो, कभी भी आपने अगर ड्राफ्टिंग देखी हो, तो आपने देखा होगा नेम ऑफ कोर्ट लिखा होता है, उसके बाद में हम केस नंबर लिख करके, जो एडवोकेट हमारे होते हैं और मतलब रिस्पेक्टेड एडवोकेट, वहां पे क्या करते हैं, एक केस नंबर लिख करके छोड़ देते हैं, एप्लीकेशन नंबर लिख करके छोड़ देते हैं, स्लैश, मैं लिख के बता देती हूँ, केस नंबर डैश 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 स्लैश 2022, जस्ट लाइक इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्लेट को या अपने पिटीशन को या अपनी एप्लीकेशन को। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, उसका जवाब हमें यहाँ ऑर्डर 4 रूल 2 से मिलेगा। देखिए, जब भी हम कोई क्लेम लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे ही करे, कोर्ट पहले उसको एग्जामिन करेगा, प्राइमा फेसी कोई केस बनता भी है या नहीं बनता, और अगर कोर्ट को लगता है कि यस ये केस बनता है, तब जाकर के कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, ऑर्डर 4 रूल 2 में जो एक केस रजिस्टर होता है जिसको कहते हैं रजिस्टर ऑफ शूट्स, उसमें इसकी एंट्री कर लेगा, और ये जो नंबर यहाँ पे फिल किया जाता है ना, वो कोर्ट के थ्रू किया जाता है। अब मान लीजिए 2022 में अब तक 25 केस हो गए, तो यहाँ 26 नंबर मिल जाएगा हमें, ये आपका इंस्टीट्यूट हो गया मामला, यहाँ से आपका ऑर्डर 4 रूल 2 में क्या हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले, इंस्टीट्यूशन से पहले, अब हमें ऑर्डर 2 के साथ में ही ऑर्डर 7 को भी देख लेना चाहिए। अब आप कहेंगे मैम आपने हमें यहाँ क्यों नहीं बताया, यहाँ इसलिए नहीं बताया क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रिदम टूटता। तो ऑर्डर 2 के साथ में आप ऑर्डर 7 को देखेंगे। ऑर्डर 7 में क्या है, सॉरी ऑर्डर 7 में आप यहाँ पर ऑर्डर 6 को देखिए पहले। ऑर्डर 6 में क्या है, प्लीडिंग्स, अभिवचन, इसको हिंदी में कहते हैं अभिवचन। अभिवचन मतलब अभी मतलब दोनों ओर से या चारों ओर से, वचन मतलब कहना। दो पार्टी आई, कोर्ट के सामने अपनी बात रखी, लेकिन पूरे तौर पे नहीं रखी, फिर दोबारा उनको याद आया अरे हमारा ये टॉपिक तो रह ही गया, फिर वो दोबारा आई, फिर तीसरी बार आई, तो उससे लिटिगेशन काफी बढ़ेगा। तो इसलिए इन्होंने प्लीडिंग के कुछ रूल दे दिए कि भाई देखिए जो भी आपको कहना है एक बार में कहिए, आप जितने भी फैक्ट्स उनको एक बार में रखिए। उसी में बहुत सारे रूल्स इसमें दे दिए, वेरिफिकेशन का रूल दे दिया, एड्रेस का रूल दे दिया, और लास्ट में इसमें अमेंडमेंट का रूल दे दिया। तो प्लीडिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्लेंट एंड WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट प्लेंटिफ की तरफ से होता है और WS जो प्रतिवादी यानी कि डिफेंस की तरफ से, डिफेंडेंट की तरफ से होता है। अब जब हमने ये देख लिया तो हम यही इस प्लीडिंग को भी देख लेते हैं। ऑर्डर 7 में क्या आएगा आपका, प्लेंट। प्लेंट के जो इंडिविजुअल रूल हैं, जो प्लेंट के लिए ही आते हैं, प्रॉपर्ली यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कॉमन रूल्स बताए गए हैं ऑर्डर 6 में, जो दोनों के लिए आते हैं, जो प्लीडिंग के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो केवल प्लेंट के लिए काम में आते हैं, जो प्लेंटिफ के लिए काम आते हैं, वो रूल्स बताए गए हैं। कब आपका प्लेंट कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में वो 3 चीजें होंगी, या तो एक्सेप्ट होगा या अनएक्सेप्ट होगा, जिसको कहते हैं डिसमिसल, और या फिर वो रिजेक्ट होगा, या फिर चौथी चीज, एक चीज और आ जाती है, वो है आपका ऑर्डर 7 रूल 10, यानी कि उसको कभी कभी हम लौटा भी सकते हैं।
मान लीजिए कोई गलत कोर्ट में आ गया तो हम उसको वापस कर सकते हैं कि नहीं भाई आप यहाँ उसको पेश मत कीजिए, आप इसको सही कोर्ट में ले जाइए। तो ये क्या है, प्लेंट। अब जब हमने प्लेंट के स्पेशली रूल बता दिए तो फिर WS के रूल आएंगे, यानी कि रूल्स ऑफ WS। जब हम प्लेंटिफ के लिए कुछ रूल्स बता रहे हैं तो डेफिनेटली हमें डिफेंडेंट के लिए भी कुछ रूल्स बताने पड़ेंगे कि आप कब डिफेंस लेते टाइम आप उसमें सेट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ दैट मीन्स मुजरा कर सकते हैं, और या फिर आप उसमें कभी भी काउंटर क्लेम यानी कि प्रतिदावा भी कर सकते हैं। देखिए डिफेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो सप्रेस हो जाएगा, वो भी अपना क्लेम ला सकता है। तो ये भी रूल आपके ऑर्डर 8 में है। अब बात करते हैं, देखिए हमारे पास पार्टीज हो गई, फ्रेमिंग ऑफ सूट हो गया, अटॉर्नी हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, मतलब कोर्ट में मामला पहुंच गया। अब जब इंस्टीट्यूट हो गया तो यहाँ से प्रॉपर करते हैं हम ऑर्डर 5। ऑर्डर 4 के बाद ऑर्डर 5 आ गया। हमने प्लेंटिफ को तो सुन लिया क्योंकि हमारे पास प्लेंट आ चुका, इंस्टीट्यूशन हो गया, तो इंस्टीट्यूशन में हमारे पास प्लेंट तो आ गया। व्हाट अबाउट डिफेंडेंट? तो हम क्या करेंगे, कोर्ट क्या करता है, जैसे ही वो एडमिट होता है और प्राइमा फेसी केस अगर बन रहा है तो वो समन करते हैं। एंड इट्स सर्विसेज, समन एंड इट्स सर्विसेज मतलब समन करना और उनकी तामील करना। तो यहाँ पे समन और उसकी तामील के बारे में बताया गया। अभी समन कितने तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, जब हम कभी अपना एक अलग से वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे, क्योंकि समन सबसे ज़्यादा मोस्ट और सबसे ज़्यादा लार्ज टॉपिक है और मोस्ट भी है काफ़ी। तो ये क्या है, हम इसमें बताएंगे कि इसके कितने टाइप से आप सर्विस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके समन क्यों किया जाता है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो गाइस मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकें। ये देखिए ऑर्डर 8 तक हमारे यहाँ पे हो चुका है, आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा, नहीं तो मैं आपको शेयर कर दूँ। अब ऑर्डर 9 देखिए, जब ऑर्डर 8 में WS आ चुका, प्लेंटिफ आया वो अपनी बात कह गया, डिफेंडेंट आया वो अपनी बात कह गया। जब कभी भी नॉर्मली भी कोई बात होती है तो हम क्या करते हैं, आमने सामने लाते हैं पार्टीज को, आप लोग साथ में आएंगे। मान लीजिए ए आया वो अपनी बात कह गया, बी आया वो अपनी बात कह गया, दोनों में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो फिर वहां पे हम क्या करेंगे, उनको फेस टू फेस यानी कि उनको कन्फ्रंट कर देंगे। तो फिर ऑर्डर 9 में क्या करते हैं हम, अपीयरेंस of parties, appearance and non appearance of parties, मतलब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। तो देखिए जब भी जो पार्टीज होती हैं, यहाँ पे पार्टीज फिर से दो चीज आ गई, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अगर अकेला प्लेंटिफ आ गया, डिफेंडेंट नहीं आया, तो क्या होगा, एक्स पार्टी। और अगर अकेला डिफेंडेंट आ गया, प्लेंटिफ नहीं आया, तो क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ सूट। और अगर दोनों ही नहीं आए तो क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ सूट। और अगर दोनों ही आ गए तो क्या होगा, मामला आगे चल जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर 10 में हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन। अब देखिए दोनों ही पार्टीज हमारे पास आ गई, तो हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, यानी कि अब पार्टीज को एग्जामिन कर दिया जाएगा, उनको भाई पूछताछ की जाएगी उनसे ऑब्वियसली। अब जब एग्जामिनेशन हो गया तो फिर यहाँ पे क्या होगा, देखिए कुछ चीजें या तो डिस्कवर होंगी, मतलब कुछ नए फैक्ट्स आएंगे। जब हम उनको एग्जामिन करते हैं तो दो चीजें होती हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, हम उनको इंस्पेक्शन करते हैं, और फिर कुछ डिस्कवरी होती है जिसमें आपकी इंटरोगेटरीज भी आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो टाइटल बेस्ड चल रहे हैं, तो हम सिर्फ उतना ही बताएंगे। तो यहाँ पे इंटरोगेटरीज, इंस्पेक्शन एंड डिस्कवरी, स्पेशली वहां पे इंस्पेक्शन और डिस्कवरी के बारे में, लेकिन क्योंकि इंस्पेक्शन और डिस्कवरी बाय इंटरोगेटरीज होता है इसलिए मैंने इसको टाइटल में ही फ्रेम कर दिया। जब हम उनको इंटरोगेटरीज यानी कि कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ पूछताछ करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे हम
फैक्ट करें कि हाँ ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे नहीं है, और फिर उनसे कुछ नई खोज हमें पता चलेगी, कुछ नए फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे। उसके बाद अब देखिए, जब हमारे साथ आगे कोई चीज़ आ गई है तो वहाँ पे दो बातें होंगी, या तो हम ऑर्डर 12 में उनसे कहेंगे कि भाई आप एडमिशन कर लीजिए, हमें सब पता चल चुका है, अगर आप चाहें तो इस मैटर को यही सॉल्व कर सकते हैं और आप एडमिशन कर लीजिए, एडमिट कर लीजिए कि हाँ आपने ऐसा किया है। तो या तो वो एडमिट कर सकते हैं। अब जब उन्होंने एडमिट कर लिया तो देखिए जो कोर्ट होता है उसके पास में पावर होती है कि वो उसको फर्स्ट हियरिंग में ही डिस्प्यूट को डिस्पोज कर सकता है, डिस्पोज ऑफ करके उसको सेटल कर सकता है, उसको जजमेंट दे सकता है, जो ऑर्डर 15 में पहुंच जाएगा सीधा, यानी कि फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोजल, इसको बोलते हैं फर्स्ट हियरिंग डिस्पोजल। तो ये क्या होता है, पहली सुनवाई में अब देखिए जैसे डिफेंडेंट आया, उसने कहा हाँ भाई जो प्लेंटिफ कह रहा है वो मुझे एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट है ठीक है, आप उस काम को कर दीजिए जो प्लेंटिफ चाहता है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हियरिंग में उसका डिस्पोजल हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए वो ये कहता है नहीं मुझे तो आगे सुनवाई चाहिए, या फिर उसकी एडमिशन से कोर्ट सहमत नहीं है, तो कोर्ट कह सकता है कि नहीं हम इसमें आगे चला लेंगे कार्यवाही को, तो फिर ऑर्डर 13 में कोर्ट क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बोल देगा, डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट कीजिए, प्रेजेंट करना, एम्पाउंड करना एंड उनको रिटर्न करना। अब क्या है ये चीज, डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना, आपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दिए तो कोर्ट उनको एग्जामिन करेगा, तो वहां पे एग्जामिन करने के बाद 3 इसकी कॉन्सिक्वेंस तो कहना गलत होगा, उसके परिणाम 3 आएंगे, उसके 3 रिजल्ट आएंगे। एग्जामिनेशन के बाद 3 चीजें क्या होती है, या तो उनको कह देगा कोर्ट एम्पाउंड किया जाए, परिबद्ध किया जाए, मतलब इनको हमारे कोर्ट में रखवाया जाए, हम इनको बाद में एग्जामिन करेंगे, या फिर उनको रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न दो ही कंडीशन में करेगा, या तो एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है, उसको लगता है कि अब ये महत्व के नहीं है तो उनको एग्जामिनेशन करके रिटर्न कर देगा, या फिर उसको वो इररिलेवेंट लग रहा है तो भी रिटर्न कर देगा, तो वहां पे उनको रिटर्न कर देगा। इसके बाद होता है सबसे मोस्ट, वो है ऑर्डर 14, मतलब इश्यूज। इसमें फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज आता है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का मतलब होता है कि जब कोर्ट के सामने कोई व्यक्ति आता है और अपनी बात रखता है, देखिए जब नॉर्मली भी कोई व्यक्ति आता है और अपनी बात रखता है तो हो सकता है हम उसके किसी पॉइंट को भूल जाएं और हम उस पर कोई भी रेमेडी प्रोवाइड ना करें, फिर आएगा वो अरे आपने वो बात तो सुनी नहीं हमारी, उस पर तो कोई रेमेडी है ही नहीं। इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का वो लगाया कि भाई आप इश्यूज जो हैं उनको एक क्वेश्चन आंसर के रूप में लिख लीजिए, इश्यूज को फ्रेम कर लीजिए दोनों पार्टी से एग्जामिनेशन करके, हाँ भाई तुम्हें इनसे क्या ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन है, और तुम्हें इनसे क्या ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन है, तो वो आपको सारे ऑब्जेक्शन जो भी कॉन्ट्राडिक्शन है, जो भी एडवर्सनेस है उन लोगों में, वो चीज आपको यहाँ पे फ्रेम कर देनी है कि आप आगे जाकर के कौन कौन से ऐसे कंटेंट्स हैं जिनको डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं। अब जब आपने फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कर लिया तो ऑर्डर 15 क्योंकि मैंने इधर ही बता दिया है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें, अगर देखिए इसके बाद में भी ऑर्डर 15 भी आएगा और ऑर्डर 16 भी आएगा, एक से यहां से ऑर्डर 14 से फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो गया और उसको पता चलता है कि किसी एक व्यक्ति का कोई मामला ही नहीं है तो उसके लिए फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोज कर देगा उसको, तो यहाँ पे डिस्पोजल हो जाता है फर्स्ट हियरिंग में। ऑर्डर 15 भी आ सकता है ऑर्डर 14 के जस्ट बाद, या फिर मान लीजिए इश्यूज को सेटल करने के बाद कोर्ट को लगता है कि यार ये तो छोटा सा मैटर, इसको तो तुरंत से डिस्पोज किया जाना चाहिए, तो वो कर सकता है। या फिर ऑर्डर 16 यानी कि समन्स फॉर विटनेसेस। अब ये क्या है, विटनेस को बुलाइए, जब मामला डॉक्यूमेंट से सुलझ ही नहीं रहा है, एग्जामिन कर लिया तब भी नहीं पता चल रहा, तो फिर अपने अपने विटनेस को बुला के लाइए। अब यहाँ पे विटनेस में आपको ऑर्डर 16 और 16A दोनों पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ तो विटनेस होते हैं नॉर्मल वाले, यानी कि जो घूमते हैं आजाद, क्योंकि वो विटनेस ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई भी काम गलत नहीं किया है, लेकिन कुछ विटनेस ऐसे होते हैं जो प्रिजनर्स के रूप में जाने जाते हैं, जो प्रिजन में जिनको
इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, यानी कि जो खुद ही प्रिजनर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका विटनेस होने का राइट हमने छीन लिया, तो वहां से आप उनको समन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको विटनेस को समन करने के बाद जनरल रूल अगर आपने पढ़ा हो तो वो ये कहता है कि अगर एक बार विटनेस कोर्ट में आने स्टार्ट हो गए तो उसके बाद आप स्टे नहीं लगा सकते, उसके बाद आप एडजॉर्नमेंट नहीं दे सकते। सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2005 के केस में भी यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही रूलिंग दी कि एक बार में आप तीन बार से ज़्यादा का एडजॉर्नमेंट नहीं दे सकते, और जब एक बार विटनेस आना स्टार्ट हो गए तो उस कंडीशन में तो आपको उनको एडजॉर्न नहीं करना चाहिए, पर इसका इफेक्ट ऐसा होगा जिसमें कोर्ट को थोड़ी सी डिस्कशन पावर दी गई कि भाई आप इसमें सही से सही और युक्त रूप से सोच करके फिर विचार कर सकते हैं, उसमें एडजॉर्नमेंट दे भी सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एडजॉर्नमेंट की जरूरत है तो ही दिया जाएगा, अदरवाइज एवरी केस में इसमें एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जा सकता। ऑर्डर 17 रूल 1 भी एक चीज आपको कहता है कि आप एक केस में 3 बार से ज्यादा का एडजॉर्नमेंट ना दें, और सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन के केस में भी आपको यही रूलिंग देखने को मिली। अब जब एडजॉर्नमेंट अगर आपको चाहिए तो, लेकिन अगर आपको एडजॉर्नमेंट चाहिए ही नहीं, 16 से दो चीजें निकलेंगी, या तो अगर आपको एडजॉर्नमेंट चाहिए तो ठीक है, अगर आपको स्थगन चाहिए नहीं, मतलब आप रेगुलर ट्रायल चाह रहे हैं, तो फिर वहां पे क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड प्रोसीजर, ऑर्डर 80, यानी कि एग्जामिनेशन, जो विटनेस आई है उनको एग्जामिन तो किया जाएगा ना, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसीजर। यहाँ पे ट्रायल शब्द कहना उचित नहीं होगा क्योंकि सिविल मैटर है, ट्रायल क्रिमिनल नहीं कहते हैं, तो यहाँ क्या है, प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा एरेज करना पड़ेगा मुझे, आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखिए, जो यहाँ पे एग्जामिनेशन हो रहा है विटनेस का या पार्टीज का या जो भी है, तो वो यहाँ पे ऑर्डर 19 आ जाएगा। 19 में क्या है आपका एफिडेविट, इसमें एफिडेविट के रूल दिए गए हैं कि भाई कहाँ पे आप एफिडेविट लगवाएंगे, जो एग्जामिन किया जा रहा है उनके जो परीक्षाएं हो रही हैं वो एफिडेविट पे होंगी या बिना एफिडेविट के होंगी, ये चीज यहाँ पे बताया जाता है। अब जब ये भी हो गया तो ऑर्डर 20 में, अब देखिए सारे प्रोसीजर अपना कंप्लीट हो गया, प्रोसीजर चल गया इसमें, तो फिर अब बचता क्या है, नथिंग, दैट मीन्स नथिंग, मतलब बचता तो है लेकिन वैसे कुछ नहीं बचता, आगे इसमें प्रोसीजर के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। अब हमारे पास क्या आएगा, जजमेंट। अब जजमेंट आएगा तो डिग्री आएगी, जजमेंट में यहां से या तो ऑर्डर आएगा या डिग्री आएगी, तो फिर इसके बाद में ऑर्डर 20 रूल 6 से डिग्री का भी प्रोविजन है, जजमेंट, ऑर्डर एंड डिग्री। तो यहाँ से आपका डिग्री का भी प्रोविजन इसी में दिया गया है कि भाई डिग्री कितने दिन में प्रिपेयर होगी, उसको कब दिया जाना चाहिए, तो वैसे तो तुरंत दे दिया जाना चाहिए लेकिन थोड़ा टाइम कोर्ट यहाँ पे ले सकता है। अब जब डिग्री आ गई तो आप उसका क्या करेंगे, ये ए है और ये बी है, मान लीजिए ए ने बी पे केस फाइल किया इस मार्कर के लिए और बी के पास ये अभी भी मार्कर उसी की पोजीशन में है, लेकिन केस डिसाइड हो गया ए के फेवर में, डिग्री आ गई और अभी भी ये पोजीशन में किसके है, बी के, तो क्या ऐसी डिग्री का या ऐसे जजमेंट का कोई इफेक्ट रहेगा, पोजीशन तो अभी भी उसी का है जिसका था। तो फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जिसको कहते हैं एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी है। तो फिर क्या होगा, ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूट किया जाएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, न्यायालय के आदेशों के अनुसार उसकी पालना करना। ये कोर्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसको पालना कर पाते हैं, इसको कंप्लाइंस कर पाते हैं, तो ये एग्जीक्यूशन होता है। तो गाइस ये था आज का टॉपिक कि किस तरीके से आप ऑर्डर 21 तक याद करें, ये आपको मैंने बताया है। शायद ये बहुत इजी तरीका है लेकिन अगर फिर भी इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है या कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्टली अपने व्यूज़ बता सकते हैं कि किस तरीके से मुझे और इसमें बताना चाहिए ताकि आप तक ये चीज़ मेरी पहुंच पाए जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।